नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम यहाँ पर है हमारे डॉक्टर साहब हैं हिंदी डिपार्टमेंट से किरण भाई, और हम यहाँ पर चाय पीने आए थे। तो मेरी किरण भाई से वार्तालाप हो ही रही थी कि आजकल जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पीएचडी की पोस्टें निकली हुई है, तो हिंदी साहित्य के काफ़ी सारे जो मतलब अगर मैं कहूँगा कि एप्लीकेंट्स हैं जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटी चाहे वो हिंदी साहित्य के हो या इंग्लिश डिपार्टमेंट के हो, केमिस्ट्री के हो या किसी भी स्ट्रीम से हो, कहीं से भी किसी भी विषय से हो, उनका एक सपना होता है कि वो विश्वविद्यालय आए। और आज इसी विषय पे मेरी और किरण भाई की बातचीत हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरे से जो एक अच्छी बात जो है मेरी उतनी समझ नहीं है, तो किरण भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इस विषय को जो है यहाँ पर आपके साथ चर्चा की जाए। तो मैं किरण भाई से जानूंगा कि अगर कोई मान के चलो जो नया लड़का है या कोई नया एप्लीकेंट है, या लड़का है या लड़की है, कोई भी जिनको अभी रिसर्च प्रपोजल के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो उनको थोड़ा सा कैसे आप गाइड कर सकते हैं, उनको यहाँ का प्रोसीजर बता सकते हैं कि इंटरव्यूज़ फैक्टर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बाकी जो है डिटेल्स में हमारी और भी बीच में वीडियोज़ आती रहेगी, लेकिन एक चाय पे गपशप के तौर पर जो है आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और आप सभी लकी हैं कि हमारे साथ किरण भाई जुड़े हैं। तो किरण भाई आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद तेजेंद्र। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। तो ऐसे ही ये बातचीत चली थी कि किस तरह से शोध का प्रारूप तैयार कर सकते हैं नए जो हमारे शोधार्थी हैं आने वाले। जी सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर 6 महीने के गैप में विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह से पीएचडी के लिए सीट्स आती रहती है, और विश्वविद्यालय की ये मांग रहती है कि जब भी कोई भी विद्यार्थी जो शोधार्थी के रूप में अभी ज्वाइन करना चाहता है विश्वविद्यालय, तो उसके पास शोध का एक अपना प्रारूप हो। जी सर। तो हम ये बात करने जा रहे हैं अभी कि विद्यार्थी जिसने अभी तक शोध के विषय में ना पढ़ा है, ना उसको इस तरह की शोध से संबंधित कोई भी जानकारी है, तो वो किस तरह से अपना शोध का प्रारूप तैयार करे, उसमें किन किन बातों का वो ख्याल रख सकता है, इस बात पे हम चर्चा कर सकते हैं। जी सर। सबसे पहले तो अगर साहित्य के क्षेत्र के विद्यार्थी या ह्यूमैनिटीज के कोई भी विद्यार्थी है, तो उनके लिए तो सीधी सी बात है कि उनके लिए या साइंस के क्षेत्र से जिस भी क्षेत्र में वो शोध करना चाहते हैं, तो एक बात तो विद्यार्थी को क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले कि वो किस विषय को लेकर शोध करना चाहते हैं, ये उनके दिमाग में पहले से सेट करके आए हो, या शोध का प्रारूप बनाने से पूर्व ही इस बात को निर्धारित कर ले कि मेरा क्षेत्र क्या रहेगा और मैं किस समस्या को लेकर शोध में आगे बढ़ूंगा। सर आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि खासकर जो हिंदी साहित्य के ऊपर बात करेंगे, आपकी जैसे एक्सपर्टीज़ है हिंदी साहित्य में, तो कोई जैसे आप अगर उदाहरण सहित बताएंगे कि भाई कोई जैसे टॉपिक चुन रहा है, कोई भी पार्टिकुलर एप्लीकेंट है या कोई भी स्टूडेंट है, तो वो जो किसी भी टॉपिक को चुन रहा है, तो उसको किन किन जो बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, कि क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए भी तो तैयार करेगा खुद को। मान के चलो आप अपने मतलब एक व्यक्तिगत आपके पास तो काफ़ी सारे अनुभव है इस फील्ड से रिलेटेड, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो जैसे एक उदाहरण सहित कि आप किसी रिसर्च प्रपोजल का नाम लेके कि उसमें क्या क्या उसको बारीकियाँ देखनी पड़ेगी। देखो, रिसर्च का प्रारूप जब हम बनाते हैं जी सर, तो उसमें हमें पहले अपने दिमाग में ये चीज़ लानी होती है कि हम क्षेत्र कौन सा चुने। जी सर। आपने साहित्य के क्षेत्र की बात की, तो मैं साहित्य के क्षेत्र की बात करूं कि अगर आप कथा साहित्य से संबंधित कोई विषय लेना चाहते हैं, तो आप एक ऐसे राइटर को देखिए पहले, उसका साहित्य समझिए, परखिए कि जिस क्षेत्र पे मैं काम करने जा रहा हूँ, क्या जिस राइटर को मैं पढ़ रहा हूँ, जिस लेखक को मैं पढ़ रहा हूँ, वो इस तरह की चीजें लिखता है या नहीं लिखता है। ये जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए। जी। दूसरी बात, साहित्य में एक चीज ये भी है कि आजकल लोग साहित्य में बहुत ज़्यादा काम लोग कर रहे हैं, या होना भी चाहिए, क्योंकि हिमाचल जैसे प्रदेश में हम रह रहे हैं और हिमाचल के बच्चों को तो वैसे भी ज़्यादा आवश्यकता है। हिमाचल देवभूमि है और इस तरह के लोक में इस तरह की असंख्य चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आज तक जितने काम हुए हैं
उनमें उन कामों में इतनी मतलब कहीं ना कहीं उन कामों को देखकर ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो शोधार्थी इस काम को लोक साहित्य के क्षेत्र को भी बड़ी बारीकी से देख सकते हैं और वहाँ पर अपने शोध का क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं। जी सर। क्षेत्र से मतलब है कि आप किस विषय को लेकर चलना चाहते हैं। जी जी। देवतंत्र से संबंधित हो, लोक गाथाओं से संबंधित हो, लोक गीतों से संबंधित हो, या कथा साहित्य से संबंधित हो, या आपका भाषा विज्ञान से संबंधित हो, काव्य शास्त्र से संबंधित हो, जिस भी क्षेत्र पे आपकी रुचि है आप उस क्षेत्र में किस तरह से काम कर सकते हैं, ये आपको पहले क्षेत्र निर्धारित करना है। और क्षेत्र निर्धारित करने के पश्चात शोधार्थी को उसके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मैंने इस क्षेत्र में कौन सी समस्या को, प्रॉब्लम्स के बिना शोध आप नहीं कर सकते हैं। जी जी। जब आप समस्या खोज लेते हैं तो शोध करने का रास्ता आपको मिल जाता है। इसलिए क्षेत्र जैसे ही आप निर्धारित करते हैं वैसे ही आपके पास समस्या होनी चाहिए। ये एक समस्या है इस क्षेत्र से संबंधित और इस समस्या पर मैं काम करना चाहता हूँ और इस समस्या पर अगर मैं काम करूँगा तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक भी बन जाएगी। आपको यही सब चीजें शोध प्रारूप में दिखानी भी होती है कि किस तरह से ये चीजें प्रासंगिक होती है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे सर एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास सलाह लेने आते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि जो अमूमन जो एस्पिरेंट होता है, जो एप्लीकेंट होता है, वो खासकर क्या गलतियां करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में? नए विद्यार्थियों का तो ऐसा ही है कि जो अभी नया शोध के क्षेत्र में जा रहा है वो तो गलतियां तो उससे होगी ही, क्योंकि पेड़ से सीख कर तो कोई नहीं आता है जी। लेकिन खासकर यही समझ नहीं आता है नए विद्यार्थी को कि मैं जो विषय जिस क्षेत्र में मैं काम करने जा रहा हूँ उस क्षेत्र में मैं टाइटल कैसे दे सकता हूँ। जी सर। ठीक है, शोध का मेरा टाइटल कैसा रहेगा। एक तो नया विद्यार्थी अक्सर इतने लंबे टाइटल बना देता है जो सामने वाले को प्रभावित करने के बजाय उसको वो बोझिल लगने लगता है। तो शोधार्थी को अपने शोध प्रारूप का जो उसका पहला जो कंटेंट होता है वो होता है टाइटल जी। तो शोधार्थी को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपका टाइटल एकदम स्पष्ट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए जी सर। जितना स्पष्ट और छोटा होगा आपका टाइटल और जो क्षेत्र आपने चुना हुआ है उस टाइटल में वो क्षेत्र आपका पूरा का पूरा नजर आना चाहिए कि हाँ इस क्षेत्र पे ये काम करना चाहता है, इस समस्या पे काम करना चाहता है और इसका टाइटल इसको बता रहा है। आपका टाइटल स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो एकदम से परीक्षक को क्या कर दे, उसका ध्यान आकर्षित कर दे और वो प्रभावित कर दे उस बंदे को। जी सर। जो भी परीक्षक बैठे हैं, जो भी प्रोफेसर बैठे हैं, तो टाइटल पे खास ध्यान होना चाहिए कि मैं जिस क्षेत्र पे काम कर रहा हूँ उसका टाइटल मैंने किस तरह से छोटा और स्पष्ट देना है। जी सर। और दूसरी जो बात आती है एब्स्ट्रैक्ट में वो आता है एब्स्ट्रैक्ट शोध के प्रारूप। जी जी। सारांश जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो उस सारांश को कई बार क्या होता है कि सारांश कितना कर लिखना है, कितना उसमें सामग्री डालनी है, क्या क्या सामग्री डालनी है, ये नए विद्यार्थियों को पता नहीं होता जो अभी शोध के क्षेत्र में पांव ही रख रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो शोध का सारांश है वो हार्डली 150 से 300 शब्दों के बीच में होना चाहिए। जी सर। 150 से 300 शब्दों के बीच में जब आप सारांश लिख रहे होते हैं तो उसमें शोधार्थी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन 300 शब्दों के सारांश में आप क्या करेंगे कि आपका जो विषय है, आपका जो क्षेत्र है, उसका कैसे कैसे आपने क्या क्या अवलोकन किया हुआ है चीज़ों का, वो अवलोकन वहाँ पर दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज उसमें क्या दिखाई पड़नी चाहिए उन 150 से 300 शब्दों के बीच में कि आपने जो समस्या उठाई है शोध के लिए वो समस्या उस सारांश में भी आपके आनी चाहिए, ताकि सारांश पढ़ते ही जो परीक्षक है वो समझ जाए कि सही इस क्षेत्र को चुना है और ये समस्या इसने चुनी है वो मैच भी हो रही है। ठीक है। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट पे काम करना चाहिए और अवलोकन और उसकी समस्या उसमें दिखाई देनी चाहिए। तीसरी और जो बहुत ज़्यादा जरूरी बात है एब्स्ट्रैक्ट में जो आपके दिखाई देनी चाहिए वो ये कि जिस विधि से मैं ये शोध कार्य करने की सोच रहा हूँ उस विधि से अगर मुझे शोध कार्य करने का अवसर मिलता है तो उसमें मैं किन किन परिणामों की अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है। वो जो विद्यार्थी शोधार्थी की अपेक्षा है ना
वो उसके उस सारांश में नजर आनी चाहिए जी तभी वो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रभावित करेगा परीक्षक को। ठीक है जी सर। ये हो गए 2 पॉइंट। जी तीसरी जो चीज होती है शोध के प्रारूप में वो होती है फिर होता है इंट्रोडक्शन जिसको हम शोध मतलब विषय का परिचय भी कहते हैं। ठीक है और विषय का परिचय मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जी ठीक है इसको बड़ी बारीकी से समझ के ही शोधार्थी को लिखना चाहिए और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी भी जो भी आपके जानने वालों में शोध की जानकारी रखता है उसके साथ बैठ के थोड़ी चर्चा कर ले कि विषय का जो परिचय है मैं किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। मान लीजिए आपने लोक साहित्य का कोई क्षेत्र लिया है तो आपको चाहिए कि आपने जो क्षेत्र लिया है उस क्षेत्र को आप संक्षिप्त रूप में सामान्य उसकी पृष्ठभूमि बड़ी बारीकी से पेश करें। जी सर। ठीक है वो शोधार्थी के लिए बहुत जरूरी है। सामान्य परिचय जिसको हम कहते हैं कि मैंने ये क्षेत्र लिया है जैसे देवगाथाओं को ले लिया या लोक गाथाओं को ले लिया। ठीक है लोक गाथाओं को अगर आपने विषय बनाया है किस क्षेत्र की लोक गाथाओं को बनाया हुआ है और किस तरह से आप कौन सी लोक गाथाओं के अनेक रूप है ना तो आपने कौन सी क्षेत्र की लोक गाथाओं को लिया और लोक गाथाओं के किस रूप को आपने विषय बनाया हुआ है उसका आपने सटीक और स्पष्ट परिचय देना है। जी सर। इंट्रोडक्शन में ये शोधार्थी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना और उसमें वही सब चीज़ें जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में जैसे आपको बोला कि अवलोकन उसकी समस्या उसकी विधि ये सब चीज़ें और सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो आपकी इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए शोधार्थी के वो क्या है वो है कि आपने जो विषय का क्षेत्र चुना हुआ है उसका महत्व क्या है। ठीक है अगर आपने महत्व नहीं बताया है तो परीक्षक आपके ऊपर सवाल खड़े कर सकता है। ठीक है तो सबसे ज्यादा जरूरी इंट्रोडक्शन में यही चीज है कि आप अपने विषय का महत्व बता दीजिए कि आपके विषय का महत्व क्या है। ठीक है तो महत्व बताने के पश्चात आप फिर उसके ऊपर उसके परिणामों की चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ये विषय इस तरह से महत्व रखता है और मौलिक कैसे बनेगा ये। ठीक है आज तक इस विषय को लेकर कितना काम हुआ है ये तो आप बाद में बताएंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लेकिन आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में भी ये चीज बतानी होती है संक्षिप्त रूप में कि मेरा विषय का महत्व क्या है और इस महत्व के साथ मैं ये बात कैसे साबित कर सकता हूँ कि मैंने जो क्षेत्र चुना है इस क्षेत्र में काम करना एकदम मौलिक कार्य होगा। ठीक है ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन के बाद जो शोध के प्रारूप में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है वही जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं और साहित्य के क्षेत्र में हम उसको कहते हैं संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण। संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण है कि जिस क्षेत्र को हमने जैसे कथा साहित्य को चुना है तो उस कथा साहित्य को जिस भी लेखक को हमने चुना है या जिस भी समस्या को हमने लिया है उस समस्या को लेकर या उस समस्या के इर्द गिर्द कितना काम अभी तक हो चुका है उसका हमने अवलोकन करना होता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते समय ध्यान रखना कि मैं जिस क्षेत्र को या जिस समस्या को लेकर चला हूँ उस समस्या को लेकर कहीं काम तो नहीं हो गया है कितना काम अगर हो चुका है ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर कितना काम हो चुका है और इसका जब हम एक खाका तैयार कर देते हैं तो उसके पश्चात हमें शोध की सबसे जरूरी चीज पता चलती है जिसको हम रिसर्च गैप कहते हैं है ना। जी सर। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि रिसर्च का गैप क्या है क्या मैंने जो समस्या ली है उसमें वो गैप नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है क्या ये करने लायक है कि नहीं है क्या ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है कि नहीं है ये सब चीजें उसके साथ जुड़ती चली जाती है। ठीक है इसके पश्चात जो हमने देखना होता है वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव और गोल्स। ठीक है कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है आपके उस शोध प्रारूप में ये नजर आना चाहिए कि आपके ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य ये है और मेरा लक्ष्य ये है इस क्षेत्र को लेने का इस विषय को लेने का मेरा जो लक्ष्य है ये मेरे लक्ष्य है ये मेरा उद्देश्य है वो आपकी उस शोध प्रारूप में लिखे होने नजर आने चाहिए और आपके दिमाग में ये चीजें सेट होनी चाहिए कि मैंने जो विषय यहाँ पर चुन के दिया हुआ है या लिख के दिया हुआ है ये शोध का प्रारूप बनाकर
तो मैं इसको डिफाइन भी कर सकूं। ठीक है, तो उसके पश्चात क्या आता है, उसके पश्चात फिर जब हम ये करते हैं कि जिसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची, तो संदर्भ ग्रंथ सूची में इसमें सर सॉरी, इसमें जैसे बिब्लियोग्राफी से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इसमें जो आपका रहता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, वो इंट्रोडक्शन में ही हो जाएगा जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, या वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जाएगा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में जैसे वैसे तो किया ऐसे जाता है जैसे विषय का परिचय दे दिया, उसमें विषय को आपने डिफाइन कर दिया कि ये मेरा विषय, हाँ जी। तो बाकी उसके पश्चात हम संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके पश्चात विषय का महत्व हम अलग से लिखते हैं। ठीक है, ये जो परंपरा चली हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि विषय का जो हम परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन जो हम दे रहे हैं, उसी इंट्रोडक्शन में हम संक्षिप्त रूप में उसका परिचय दे सकते हैं कि मेरे विषय का महत्व ये भी रहने वाला है, और इस ये महत्व होने के कारण जो है ये विषय मौलिक भी बनता है जी सर। अलग ना लिखना हो, वैसे तो अलग लिखा जाता है विषय का महत्व देकर, एक हेडिंग देकर आगे संबद्ध साहित्य के सर्वेक्षण के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहां पर दिया जाता है कि विषय का महत्व करके शीर्षक दिया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है। अगर वैसा कर रहा है शोधार्थी वो भी सही बात है, लेकिन आप अगर इंट्रोडक्शन में ही वो चीज़ दे रहे हैं तो वो उसमें भी कोई परेशानी शायद मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। जो चैप्टराइजेशन का रोल रहता है, क्या वो सर जैसे वो अगर कोई किसी पार्टिकुलर वर्क को उठाता है वो उसमें रहेगा, या मान के चलो आप जैसे साहित्य में कोई लोग गाथाओं में काम करेगा वहाँ तो चैप्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चैप्टर वाइज जैसे शोध के प्रारूप में जैसे चैप्टराइजेशन तो आपको करना ही पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अगर आपका शोध का प्रारूप तभी तैयार माना जाएगा जब आपने उसमें कंटेंट भी डाल दिए गए हो कि आपने फॉर्मेट एक बता दिया हुआ है कि मैं इस विषय को इतने अध्यायों में विभक्त कर रहा हूँ और इस तरह से मैं इसके ऊपर काम करूंगा। अच्छा। अगर ये मतलब अगर आप बड़ा डिटेल में ना जाकर छोटे छोटे जो कंटेंट होते हैं, जिस लिखने का तरीका जो होता है उतना ना करके इतना तो जरूर होना चाहिए कि आपकी अध्याय का जो विभाजन है वो कर ले शोधार्थी कि इतने अध्यायों में ये काम करूंगा और इस तरह से करूंगा। ठीक है, और उसमें जो मेन जो हेडिंग रहेंगे, कंटेंट जो रहेंगे, उनकी चर्चा वो उस विषयानुक्रमणिका में कर ले। बाकी उसके पश्चात जब उसकी एडमिशन हो जाती है, दाखिला हो जाता है, उसके पश्चात अगर उसमें जो जितने भी और कंटेंट जोड़ने हैं वो बाद में जोड़े जा सकते हैं उसमें। तो बाकी अंतिम जो पड़ाव रहता है वो है बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची जिसको कहते हैं। तो इसके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फालतू की किताबें ना डालें। बिब्लियोग्राफी में जब शोध का प्रारूप आप लिख रहे हो तो कोशिश ये करे शोधार्थी कि वही पुस्तकें, उन्हीं पुस्तकों की जानकारी दे जिन पुस्तकों को आपने थोड़ा बहुत देख लिया है, पूरा नहीं भी अध्ययन किया है, करेंगे आगे चलकर जब दाखिला होगा। लेकिन जितना भी कोशिश करें कि मैं अगर 35-40 किताबों की सूची बनाकर दे रहा हूं कि जो विषय मैंने लिया हुआ है, जो क्षेत्र मैंने चुना हुआ है या जो समस्या मैंने शोध के लिए चुनी हुई है, तो उससे संबंधित ये किताबें है काम की, तो उन किताबों की ही जानकारी दे जहां आपको लगा है कि ये जो समस्या है ये यहाँ पर मेरे को नजर आ रही है। तो बिना मतलब का इतना नहीं कि मैंने 100 किताबों की जानकारी, 100 किताबों की संदर्भ ग्रंथ सूची बना दी रिसर्च प्रपोजल में, करते हैं बच्चे, पता नहीं होता है। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। और वो संदर्भ ग्रंथ सूची वैसे ही बनाए जिस तरह से पूछ ले जो भी जानकार शोधार्थी है या जो काम कर चुके हैं अभी तक, तो उनके साथ चर्चा करके कि किस तरह से संदर्भ ग्रंथ सूची बनाई जा सकती है। और जब भी एक आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप परीक्षा हॉल में जाए, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, उस दिन ये सोच के जाए कि जो क्षेत्र मैंने चुना है, जो समस्या मैंने यहाँ रिसर्च प्रारूप, शोध प्रारूप के रूप में यहाँ पर दी हुई है, उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैं उस चीज के लिए एकदम क्लियर हूँ दिमाग से कि मैंने इस विषय को सोच समझ के चुना हुआ है, पढ़ के चुना हुआ है और मैं इसी विषय के ऊपर काम करना चाहता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, औपचारिकता भर निभाने के लिए कि हाँ औपचारिकता भर निभाने के लिए ताकि मेरी एडमिशन हो जाए, उसके बाद गाइड सोचता रहेगा या गाइड के साथ बातचीत करके हम विषय, कोशिश ये करे शोधार्थी कि पहले से ही इतना तैयार होके जाए कि आपके दिमाग में खुद ही
जो भी सवाल परीक्षक या प्रोफेसर आपसे पूछ सकता है वो आपके दिमाग में पहले से हो। वो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये क्षेत्र चुना हुआ है, या इस क्षेत्र पे मैं शोध करने का कोशिश कर रहा हूँ, या ये समस्या पे मैं काम करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए जितने भी परिणाम आपके अपेक्षित है कि ऐसा इस विधि से काम करने से, हाँ, जो भी विधि है वो भी आपको रिसर्च में बतानी है। मैं भूल गया बीच में बताना कि कौन सी विधि से आप शोध करना चाहते हैं, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, और उसके टूल्स क्या रहेंगे, ठीक है, उपकरण मतलब डेटा संग्रह के क्या साधन रहेंगे उसमें। इस विषय पर मैं आपसे जरूर मतलब आने वाले समय में एक हम पॉडकास्ट के तौर पर आपके साथ ज़रूर बात करेंगे कि पीएचडी में किस तरीके से काम करेंगे हम, कि किस तरह से काम किया जाता है। तो मतलब आपका समय तो काफ़ी हमारे लिए ऑलवेज़ वैल्यूएबल ही रहता है। तो जो पीएचडी की प्रोसेस है, मुझे लगता है हम उसके ऊपर ज़रूर एक दिन, अगर आपके पास समय होगा तो हम ज़रूर उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी आप अपनी बात कंटिन्यू रख सकते हैं सर। नहीं, मैं यही बता रहा था, लास्ट बात ये बता रहा था मैं आपको कि जब भी आप परीक्षा हॉल में जाए तो आप क्लियर हो कि मैंने जो क्षेत्र और समस्या चुनी है इसमें मैं इन परिणामों की अपेक्षा रख के चला हुआ हूँ। अगर आपने परिणाम रखे हुए हैं दिमाग में कि इस विधि से काम करने से ये परिणाम निकलेगा और इस तरह से ये काम प्रासंगिक बनेगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो परीक्षक फिर जो मर्जी सवाल आपसे पूछ ले, आप उस सवाल के जवाब देने के लिए फिर तैयार होते हो। जी सर। तो इतना सी जानकारी आज के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी है। बहुत खूब धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर साहब का। और मुझे नहीं लगता कि चाय पे जो आज की चर्चा हुई इससे मतलब इतनी बेहतर और सार्थक जो हमारी चर्चा हुई, और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आज डॉक्टर साहब ने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए और इतनी सारी बातें जो संक्षिप्त में रखी, डिटेल में रखी। दोस्तों, विश्वविद्यालय की यही खूबसूरती है कि हम कहीं चाय पर भी चर्चा करते हैं तो ये चर्चा जो है इतनी मतलब प्रासंगिक हो जाती है कि शायद किसी की लाइफ में जो है ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चाहे साहित्य से रिलेटेड हैं या पॉलिटिकल साइंस से हैं, हिस्ट्री से हैं, केमिस्ट्री से हैं, बेशक बातें अलग अलग, हर स्ट्रीम की कुछ ना कुछ अलग विधि रहती है। जैसे सर ने कहा कि ह्यूमैनिटीज़ में क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव अप्रोच रहती है, वहीं जो है आप देखते हैं साइंस में जो है वो नॉन मतलब क्वांटिटेटिव अप्रोच रहती है। लेकिन रिसर्च का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही रहता है। और आने वाले समय में सर की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी, जो भी पीएचडी से रिलेटेड क्वायरीज़ होगी, और हम कोशिश करेंगे कि जो पीएचडी से ही रिलेटेड नहीं, कुछ और भी आपके साथ चर्चा की जाएगी कि पीएचडी के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती है। आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। और आप सभी का दोस्तों शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतने समय तक सहन किया। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को देखा है तो यकीन मानिए आप मेरी तरफ से तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने इतना इस समय इस भागम भरे दौर में जो है, भागम भरे समय में जो है आपके पास इस व्यस्तता भरे दौर में आपके पास इतना समय है। हम सभी आपके जो है वो आभारी हैं। आप सभी का समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।